क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में मैं आप सभी लोगों को रेखा एवं कोण यानी लाइंस एंड एंगल चैप्टर बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ाने वाला हूं। इस क्लास में मैं आप सभी लोगों को रेखा का जितना भी प्रकार हो सकता है उन सभी प्रकारों को बहुत ही डीपली और बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करके सभी कॉन्सेप्ट को सिखाने वाला हूं। इस क्लास में हम लोग रेखा एवं कोण गणित के सिलेबस में रेखा एवं कोण ज्योमेट्री टॉपिक के अंतर्गत आता है, यानी ज्यामिति टॉपिक के अंतर्गत रेखा एवं कोण चैप्टर आता है। और रेखा कितने तरह की होती हैं, रेखाओं का कितना प्रकार होता है, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को पढ़ाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरुआत करेंगे। और शुरुआत भी कैसे करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप अगर किसी भी बुक से अगर पढ़ते हो, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे तो आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ते होंगे या आर.एस. अग्रवाल की बुक से पढ़ते होंगे या आर.डी. शर्मा की बुक से पढ़ते होंगे। ठीक है, यानी आप किसी भी बुक से पढ़ते हैं, क्लास 9th में रेखा एवं कोण गणित विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और रेखा एवं कोण में आज की इस क्लास लेक्चर में मैं आपको रेखा का जितना प्रकार हो सकता है सभी प्रकारों से परिचित कराऊंगा। जैसे रेखा का एक प्रकार होता है जिसको रेखाखंड कहते हैं, रेखा का ही प्रकार होता है जिसको किरण कहा जाता है, रेज कहा जाता है, रेखा का ही प्रकार होता है जिसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, समांतर रेखा होता है, संगामी रेखाएं होती हैं, लंबवत रेखाएं होती हैं, समद्विभाजक रेखाएं होती हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो उनके लिए समझ लीजिए लाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और टाइप्स ऑफ लाइन यानी लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेज क्या होती है, उसके बाद से रेज के बाद से पैरेलल लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं, तमाम जो एक रेखा का प्रकार हो सकता है उसको हम लोग सीखने वाले हैं। रेखा एवं कोण चैप्टर ज्यामिति यानी ज्यामिति टॉपिक के अंतर्गत आता है। और ज्यामिति टॉपिक की हम लोग शुरुआत करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी बेस्ड, यानी यह टोटल जो क्लास होगी एनसीईआरटी बेस में जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को पूर्णतः वो कवर करेगी। ठीक है, और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, अब दोनों लेवल के स्टूडेंट्स को मैं ध्यान में रखकर इस क्लास को सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ज्यामिति से इंट्रोड्यूस आपको करा दे, थोड़ा ज्यामिति के परिचय दे देते हैं। जो ज्यामिति होता है, ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ज्यामिति में दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, यूनान से, यूनानी भाषा में एक शब्द होता है, उसी से इस शब्द का उद्गम हुआ है। यूनानी भाषा में एक शब्द होता है, एक शब्द होता है जिसको कहा जाता है जियो, एक शब्द होता है जिसको जियो कहा जाता है, और एक शब्द होता है जिसको मीट्रिन कहा जाता है। ठीक है, जियो और मेट्रिन यूनानी भाषा का यह शब्द है, और इसी शब्द से ज्यामिति यानी जियोमेट्री शब्द का उद्गम हुआ है। ठीक है, इसी शब्द से इसका उद्गम हुआ है। और जियो शब्द का अर्थ होता है, चाहे तो इसको भूमि से जोड़ देते हैं, यानी जियो शब्द का अर्थ भूमि होता है या पृथ्वी होता है। जियो शब्द का अर्थ भूमि, पृथ्वी, या कहीं कहीं पर इसको ब्रह्मांड शब्द से भी इसको समझ सकते हैं। जियो का यही अर्थ होता है।
और मीटरिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मापन। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि जो ज्यामिति यानी जो जियोमेट्री है, यूनानी भाषा के इन दो शब्दों से इसका उद्गम हुआ है, यानी इन दो शब्दों को मिलाकर इस शब्द को बनाया गया है। और इन दोनों शब्दों में जो जियो शब्द है उसका अर्थ आप भूमि से लगा सकते हैं, पृथ्वी से लगा सकते हैं, ब्रह्मांड से लगा सकते हैं। ठीक है, और जो मीट्रिन यानी मेट्री एक प्रकार से समझ लीजिए, इसको मेजरमेंट यानी मापन से इसको समझा जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम अपनी आंखों से इस पृथ्वी यानी इस भूमि पर या भूमि या पृथ्वी, इस भूमि पर जितनी भी वस्तुएं हम अपनी इन नग्न आंखों से देख पाते हैं, पृथ्वी पर जितनी वस्तुएं हम अपनी इन आंखों से देख पाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितनी चीजें हम देख सकते हैं, जो पॉसिबल हो, अगर हम वहां पहुंच जाएंगे तो उसको हम देख सकते हैं। और जब हम अपनी आंखों से किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हर वस्तु का अलग अलग तरह का, हर वस्तु का आकार अलग अलग है, सभी वस्तुओं का आकार अलग अलग है। और उन आकारों का मापन कैसे होता है और उन आकारों से संबंधित कुछ गुण होते हैं, उन सभी गुणों को यह टॉपिक हमें सिखाता है। यानी हम अपनी आंखों से जितनी भी चीजें, अगर आप अपनी आंखों से जितनी चीजें देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कि ये बुक है, ये बुक है, यह एक ऑब्जेक्ट है, और ये देखिए ये पेन एक ऑब्जेक्ट है। इन दोनों में अगर हम अपनी आंखों से देखेंगे तो इसमें और इसमें बहुत अंतर है, यानी दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर इसका मेजरमेंट यानी मापन करना होगा तो इसके कुछ गुण अलग अलग होंगे, इसके लिए कुछ गुण अलग अलग होगा। ठीक है, अगर इस बुक और इस बुक में अगर हम देखें तो ये बुक देखिए, ये वाली बुक और इन दोनों बुकों में थोड़ा बहुत अंतर है। अगर ऐसे ध्यान से देखेंगे तो ये मोटी बुक है, ये उससे पतली बुक है, लेकिन इसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी लंबाई चौड़ाई कम है, ये बुक मोटी है। यानी कहने का मतलब कि हम अपनी आंखों से जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, कोई भी वस्तु एक जैसी नहीं है, सबकी संरचना यानी सबका आकार अलग अलग है। और उन आकारों का अध्ययन, उन आकारों के बारे में हम ज्यामिति यानी ज्यामिति टॉपिक के अंतर्गत सीखते हैं। ज्यामिति यानी जियोमेट्री शब्द यूनानी भाषा के जियो और मीट्रिन शब्द से मिलकर बना है, यानी इसी शब्द से इसका उद्गम हुआ है, इन दोनों के मिलने से इसका उद्गम हुआ है। जियो शब्द का अर्थ होता है भूमि या ब्रह्मांड यानी पृथ्वी से लिया जाता है, और मीट्रिन शब्द का अर्थ होता है मापन, यानी अपनी आंखों से देखने वाली जितनी भी हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, ऊपर नीचे अगल बगल जितनी वस्तु आप देख पाते हैं, उसका मापन अगर कोई गणित की शाखा हमें सिखाती है तो वह है ज्यामिति यानी जियोमेट्री। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस क्लास को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी थ्योरी होती है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं कि अगर आपको जियोमेट्री यानी ज्यामिति सीखना है तो उनके बारे में तो आपको जरूर ही जानकारी या उनका कॉन्सेप्ट तो आपको जरूर ही पता रहना चाहिए। अगर उनके कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप आगे की जो ज्यामिति में जो आगे की चीजें हैं, आगे की चीजें का कहने का मतलब ज्यामिति टॉपिक के अंतर्गत ही रेखा एवं कोण चैप्टर है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज भी ज्यामिति का ही एक टॉपिक है, उसके बाद से चतुर्भुज भी ज्यामिति का टॉपिक है, वृत्त भी ज्यामिति का टॉपिक है। ठीक है, आपका जो मैथ का सिलेबस है कक्षा 9 में यानी क्लास 9th में जो मैथ का सिलेबस है, अगर उसको ध्यान से देखेंगे, डीपली ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि जो गणित का पूरा हिस्सा सिलेबस का 50% यानी पूरा आधा हिस्सा ज्यामिति टॉपिक दिया हुआ है। आधा हिस्सा आपको सिर्फ और सिर्फ जियोमेट्री पढ़ना है, जियोमेट्री सीखना है। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए कि आधा टॉपिक अगर आपको जियोमेट्री सीखना है और जियोमेट्री की छोटी छोटी चीजें, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं जानते होंगे तो आपको कितनी समस्याएं होंगी, बहुत ढेर सारी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन छोटे छोटे टॉपिक को मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद से रेखा चैप्टर यानी रेखा एवं कोण चैप्टर को हम लोग शानदार पूर्वक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट और होता है, मैं बता दे रहा हूं।
सबसे पहले हम ज्यामिति यानी जियोमेट्री में जब आपको समझ में आ गया कि आकृति और आकारों के बारे में ही हमें अध्ययन करना है, कोई भी हमारी आंखों से जो आकृति यानी आकार दिख रहा है, कोई भी तस्वीर दिख रही है, चित्र दिख रहा है जो हमारी आंखों से, उसी का तो मेजरमेंट यानी मापन करना है। तो उसको मापन करने के लिए जब हम उसको कहीं पर बनाने का प्रयास करेंगे, कहीं पर प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे, कहीं पर रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे, तो रिप्रेजेंट किस पर हम उसको बना सकते हैं, उससे संबंधित कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट उसमें है जिसको कहा जाता है तल। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है तल, जिसको इंग्लिश में सरफेस कहा जाता है। तल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सरफेस कहा जाता है। सरफेस क्या कहलाता है? तो किसी भी वस्तु का वह हिस्सा जिसे हम टच करके, छू करके महसूस कर सकते हैं, वही हिस्सा उस वस्तु का तल कहलाता है। जैसे ये वाली बुक है, ये बुक है, इसके इस हिस्से को हम टच करके, छू करके महसूस कर सकते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा जिसको हम टच कर रहे हैं, यह हिस्सा इस वस्तु का तल कहलाएगा, इस वस्तु का तल कहलाएगा। जैसे ये मार्कर है, पेन है, जो इस पेन के किस हिस्से को हम टच करके महसूस कर रहे हैं अपने हाथों से, जिस हिस्से को हम टच कर पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, वही हिस्सा इस वस्तु का तल यानी सरफेस है। जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड के मैं इस हिस्से को, इस ऊपरी हिस्से को मैं टच कर पा रहा हूँ, ये ऊपरी हिस्से को मैं टच कर पा रहा हूँ, तो ये बोर्ड का क्या कहलाएगा? तल यानी सरफेस कहलाएगा। यानी जो ये बोर्ड है, बोर्ड के ही मैं सरफेस पर कुछ न कुछ लिख के आपको पढ़ा रहा हूँ। जो हमारी बॉडी है, बॉडी के इस हिस्से को हम लोग टच करके, छू करके महसूस कर सकते हैं, तो हमारी शरीर का ये तल कहलाएगा, सरफेस कहलाएगा। बॉडी का हमारा जो सबसे ऊपर स्किन होती है, वो हमारा पृष्ठ का कार्य करती है या पृष्ठ का कार्य कर रही है। यानी किसी भी वस्तु को टच करिए, और टच हम जिस हिस्से को करते हैं, कोई भी वस्तु है उसके जिस हिस्से को हम टच कर पाते हैं, वह हिस्सा ही उस वस्तु का तल या पृष्ठ कहलाता है। ठीक है। और तल या पृष्ठ कई तरह का होता है। जैसे मुख्य रूप से दो तरह के, एक वक्र तल, एक तल होगा जिसको समतल कहा जाता है, और एक तल होता है जो तीसरे नंबर पर, जिसको खुरदुरा तल कहा जाता है। खुरदुरा तल यानी रफ सरफेस जिसे कहा जाता है। ये वक्र तल यानी कर्व सरफेस, समतल यानी प्लेन कहा जाता है, और ये खुरदुरा तल यानी रफ सरफेस होगा, रफ होगा, ठीक है ना, अच्छा नहीं होगा, खुरदुरा होगा, ठीक है ना। अब वक्र तल क्या होता है? तो वक्र तल का उदाहरण आपको बस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे वॉलीबॉल की जो गेंद होती है, या जो क्रिकेट खेलने वाली जो गेंद होती है, या यह समझ लीजिए कि जैसे ये पेन है, तो ये राउंडिंग शेप में है, इसका सरफेस राउंडिंग शेप में है, तो यह वक्र तल कहलाएगा। इसका तल किस तरह का है? तो इसका तल वक्र तल है। कैसा तल है? वक्र तल, राउंडिंग फिगर है इसका, ठीक है। जैसे गेंद को टच करेंगे तो गेंद ऐसे, उसका तल कैसा होता है? राउंड होता है। यानी गेंद का भी तल कैसा होता है? कर्व सरफेस होता है उसका तल वक्राकार होता है, वक्र के आकार का होता है। तो जो जिसका तल वक्राकार होगा वह वक्र तल कहलाएगा, ठीक है। और जिसका तल सभी स्थान पर समान होगा, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, जैसे एक ये सरफेस समझ लीजिए, यह एक सरफेस है और इसको हम टच करके महसूस कर रहे हैं। सपोज करिए इसको हम टच करके महसूस कर रहे हैं, इसको टच करके मैं महसूस कर रहा हूं, तो इसका तल सभी जगह मुझे बराबर मिल रहा है, सभी जगह बराबर मिल रहा है। इसके नाम से ही क्लियर है। सम मतलब समान, बराबर। तल मतलब पता ही है कि किसी भी वस्तु का वह हिस्सा जिसको हम टच करके महसूस कर सकते हैं। यानी अगर हम अपने हाथों से कुछ एक ऐसी वस्तु को टच कर रहे हैं जिसका तल सभी जगह बराबर रहेगा, जिसका तल सभी जगह बराबर रहेगा, तो उसी को हम लोग समतल यानी प्लेन कहेंगे। जैसे यह बुक का मैं उदाहरण दिया हूं,
तो बुक का जो ये ऊपरी वाला हिस्सा है देखिए, ये सभी जगह इसका तल बराबर होगा, सभी जगह इसका तल बराबर है। यानी ये किसका उदाहरण है बुक का? यह एक समतल का टुकड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है? समतल का टुकड़ा है जिसकी कुछ न कुछ लंबाई निश्चित है, कुछ न कुछ चौड़ाई निश्चित है। यह समतल का एक टुकड़ा है जिसकी कुछ न कुछ लंबाई निश्चित है, कुछ न कुछ चौड़ाई निश्चित है। जो ये ऊपर वाला सरफेस दिख रहा है, देखिए इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, तीसरी कोई चीज नहीं है। यानी यहां से यह भी सीखने को मिल सकता है कि एक समतल में दो चीजें पाई जाती हैं, कुछ न कुछ चाहे तो लंबाई पाई जाएगी या चौड़ाई पाई जाएगी। यानी अगर इसी को मैं यहाँ पर बनाने का प्रयास करूं, इसी को अगर हम यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं, इसी को हम अगर मैं बना रहा हूं मैं, देखिए एक मिनट, देखिए अब एक हम सरफेस बना दिए हैं, एक सरफेस बना दिए हैं, यानी एक ऐसा तल हम बनाए हैं जो तल सभी जगह समान है, सभी जगह समान है। अभी मैं एग्जांपल आपको दिखाया हूं, और उसमें क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, तो कुछ न कुछ चाहे तो इसकी लेंथ पाई जा रही है, इसकी कुछ न कुछ लेंथ, यानी इसमें कुछ न कुछ लंबाई पाई जा रही है, और इसमें कुछ न कुछ चौड़ाई पाई जा रही है, ब्रिड्थ पाई जा रही है। यानी चौड़ाई को बी से दिखाते हैं, ठीक है। यानी एक समतल में दो चीजें पाई जाती हैं, कुछ न कुछ लंबाई और कुछ न कुछ चौड़ाई। लेकिन समतल एक ऐसी आकृति होती है जो सभी दिशाओं में अनंत तक फैली होती है। समतल का एक कॉन्सेप्ट है कि समतल कैसा फिगर होता है, तो वो सभी दिशाओं में अनंत तक फैला होता है। सभी दिशाओं में अनंत तक फैला रहने का मतलब, सभी दिशाओं में अनंत तक फैले रहने का मतलब कि अगर मैं इसको इस दिशा में बढ़ाना चाहूं तो मेरी इच्छा जहां तक बढ़ा सकता हूं, इस दिशा में इसको फैलाना चाहूं तो कहीं तक फैला सकता हूं, इस दिशा में प्रोसीड करना चाहूं, इस दिशा में मैं फैलाना चाहूं तो मैं कहीं तक इसको फैला सकता हूं, इस दिशा में भी कहीं तक फैलाया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब कि समतल को किसी भी दिशा में अनंत लंबाई, इनडेफिनिट लेंथ तक, अनिश्चित लंबाई तक फैलाया जा सकता है। अब आप सोचिए कि एक समतल में, अभी मैं सिखाया हूं, समतल का जो एक टुकड़ा यानी उसका एक सेगमेंट है, टुकड़ा है उसका, तो इस टुकड़े में दो चीजें दिखाई दे रही है, कुछ न कुछ लंबाई और चौड़ाई। अब मान लीजिए कि ये लंबाई आगे तक हम बढ़ाते जाएं, सपोज करिए कि ये बुक का जो ये सरफेस है वो ऐसा सरफेस हो जाए कि ये कभी समाप्त ही ना हो, हम टच करते रहें, इधर भी टच करते रहें, इधर भी टच करते रहें, कभी समाप्त ना हो, तब ये समतल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? तो समतल का यह एक हिस्सा है, समतल का यह एक पार्ट है, ठीक है, एक हिस्सा है। यानी समतल में क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, तो समतल में लंबाई पाई जा रही है, समतल में चौड़ाई पाई जा रही है, लेकिन समतल में कोई मोटाई नहीं। मोटाई को हाइट यानी एच से भी दिखा सकते हैं, टी एच यानी थिकनेस, टी एच से थिकनेस कहते हैं, थिकनेस मतलब मोटाई, यानी ऊंचाई या मोटाई। देखिए ऊंचाई या मोटाई इसमें नहीं पाया जाता है। एक समतल में दो चीजें पाई जाती हैं, लंबाई पाई जाती है और चौड़ाई पाई जाती है। और लंबाई और चौड़ाई कैसी पाई जाएगी, तो मैं अभी बताया हूं कि समतल को हम चारों दिशाओं में अनिश्चित लंबाई तक फैला सकते हैं। जब अनिश्चित लंबाई तक फैलाएंगे तो क्लियर हो गया कि लंबाई भी हम निश्चित नहीं कर पाएंगे, यानी लंबाई क्या होगी? अनिश्चित, इंग्लिश में कहें तो इनडेफिनिट होगी, अनिश्चित होगी। यानी किसी भी समतल की लंबाई कितनी होती है तो हम नहीं बता सकते हैं, अनिश्चित होता है। चौड़ाई कितना होता है, तो चौड़ाई भी अनिश्चित होता है, यानी इनडेफिनिट होता है, यानी इसकी चौड़ाई भी अनिश्चित होती है, चौड़ाई भी अनिश्चित होगी, इनडेफिनिट होगी। यानी एक समतल में दो चीजें बस पाई जा रही हैं, लंबाई और चौड़ाई, वो भी अनिश्चित लंबाई, अनिश्चित चौड़ाई। अब बात आएगी, देखिए समतल पर ही सभी आकृतियां, मतलब समतल का ही हिस्सा होते हैं। जैसे कोई त्रिभुज बनता है तो त्रिभुज में तीन रेखाखंड होंगी और उन तीनों रेखाखंडों का कुछ न कुछ माप होता है।
चतुर्भुज बनता है तो चतुर्भुज में 4 रेखाखंड होगा और उन चारों रेखाखंडों का कुछ ना कुछ माप होता है। जैसे ये जो किताब का जो ये ऊपरी वाला हिस्सा है, यह एक चतुर्भुज की आकृति बन रही है। देखिए, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, और नीचे वाली तीसरी भुजा, और ये साइड वाली चौथी भुजा। ठीक है, और ये एक समतल का भी उदाहरण है। लेकिन समतल का यह एक टुकड़ा है। समतल का यह एक टुकड़ा क्यों है? क्योंकि समतल तो एक ऐसी बुक है, इस बुक का जो ऊपरी वाला जो ये हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा है कि जो अगर हम इस दिशा में आ रहे हैं तो कभी समाप्त ना हो, अगर हम इस दिशा में जा रहे हैं तो कभी समाप्त ना हो, अगर इस दिशा में जा रहे हैं तो कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, यानी समतल में अनिश्चित लंबाई और निश्चित चौड़ाई पाई जाती है, कोई मोटाई या ऊंचाई नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से हम लोग सीखेंगे बिंदु यानी पॉइंट के बारे में। पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होता है? तो सिंपल सी बात है। देखिए, बिंदु हो या कोई भी आकृति हो, ज्यामिति में हम जितनी आकृतियों को पढ़ते हैं जो एक समतल पर बनाई जा सकती हैं, ज्यामिति में जितनी भी आकृतियों को आप पढ़ेंगे जिनको एक समतल पर यानी एक पेपर पर या इस बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर, किसी भी बोर्ड पर बनाया जाए, या यानी कहने का मतलब कि किसी भी समतल पर जिन आकृतियों को आप बना पाएंगे उन सभी आकृतियों को एक नाम से बुलाया जाता है, और जिसको कहा जाता है, उन सभी आकृतियों को कहा जाता है समतल पर बनने वाली आकृति, यानी सभी आकृतियों को समतलीय आकृति कहा जाता है। सभी आकृतियों को क्या कहा जाएगा? समतलीय आकृति। समतलीय आकृति इंग्लिश में कहें तो प्लेनर फिगर कहा जाता है। प्लेन पर बनने वाला फिगर प्लेनर फिगर कहलाता है। तो जिस कॉन्सेप्ट को मैं सिखाने जा रहा हूं यह एक प्लेनर फिगर है, यानी यह एक समतलीय आकृति है, यह एक समतल पर बनाने वाली आकृति है। और कैसी यह आकृति है? तो आइए बिंदु के बारे में जानते हैं। तो बिंदु की डिफिनीशन होती है कि बिंदु एक ऐसी समतलीय आकृति होती है जिसकी न कोई लंबाई, न कोई चौड़ाई और न ही उसमें मोटाई पाई जाती है। बिंदु एक ऐसी समतलीय आकृति होती है जिसमें न कोई लंबाई पाई जाती है, यानी इसमें अगर लेंथ की बात करें तो इसमें लेंथ नहीं पाया जाता। ब्रिड्थ यानी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई नहीं पाई जाती। हाइट या थिकनेस को TH से हम दिखा रहे हैं, हाइट यानी हाइट और थिकनेस भी नहीं पाया जाता है। एक बिंदु में न कुछ लंबाई कुछ नहीं होती है, चौड़ाई भी उसमें कुछ नहीं पाई जाती, और उसकी कोई भी मोटाई नहीं होता। ठीक है ना? तो बिंदु होता क्या है? तो बिंदु किसी भी स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, किसी भी स्थिति को दिखाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे समझने के लिए समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये एक सड़क है, सपोज करिए ये एक सड़क है, और इस सड़क में किसी व्यक्ति का इस स्थिति यानी यहां पर उसका घर है, किसी व्यक्ति का यहां पर घर है, और किसी अन्य व्यक्ति का यहां पर घर है। मान लीजिए आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, आपके जो सहपाठी होंगे, सपोज करिए कि आपके कोई सहपाठी है जिसका अल्फाबेट A से नाम है, कोई अन्य सहपाठी है जिसका अल्फाबेट B से नाम है, और कोई अन्य सहपाठी होगा, मित्र होगा आपका जिसका नाम C से है। ठीक है? और सबके घर की स्थितियां मैं बता दिया हूं कि इसके घर की स्थिति यहां पर है। मतलब सड़क पर अगर हम चलना शुरू करेंगे, मान लीजिए कि आपका कॉलेज हो गया, ये सपोज करिए कॉलेज हो गया, और कॉलेज से जब आप छूटेंगे तो सबसे पहले आपके फ्रेंड A का घर पड़ेगा, उसके बाद से जब वो आगे आएंगे तो आपके फ्रेंड B का घर पड़ेगा, फिर आगे जाने पर आपके फ्रेंड C का घर पड़ेगा, यानी C के घर की स्थिति आएगी। यानी अगर इसकी स्थिति को दिखाना हो, हमें एक पेज पर या किसी समतल पर प्रदर्शित करना हो, तो हम बिंदु के द्वारा उस स्थिति को दिखाते हैं।
लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने में हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। बहुत ही यह जरूरी है ज्यामिति के लिए। यह बिंदु एक छोटा कण है, किसी भी बड़ी आकृति का एक सबसे सूक्ष्मतम कण है, जिसकी न कोई लंबाई, न कोई चौड़ाई और न कोई मोटाई होती है। ज्यामिति में हम किसका अध्ययन करते हैं? ज्यामिति में हम आकृतियों का अध्ययन करते हैं। जब ज्यामिति में हम आकृतियों का अध्ययन करते हैं तो उन आकृतियों को एक नाम से बुलाया जा सकता है। जैसे मैं अभी आपको बताया हूं कि समतल पर बनने वाली आकृति को समतलीय आकृति कहा जाता है, उसी प्रकार से ज्यामिति में आने वाली किसी भी आकृति की बात कर लीजिए, चाहे वो वृत्त हो, बिंदु हो, रेखा हो, किरण हो, कोई भी आकृति हो, ज्यामिति टॉपिक के अंतर्गत आने वाली किसी भी आकृति के लिए उसकी डिफिनीशन में एक शब्द तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। और वो शब्द क्या है कि जैसे बिंदु की बात हम यहां पर कर रहे हैं, आगे चल के रेखा की बात करने वाले हैं। रेखा के ढेर सारे प्रकार को मैं सीखने वाले हैं हम लोग यहां पर। तो जो बिंदु है, बिंदु को अभी हम लोग कहें कि बिंदु एक ऐसी समतलीय आकृति है, मतलब बिंदु एक ऐसी समतल पर बनने वाली आकृति है जिसकी कोई लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती और कोई भी मोटाई नहीं होती। यानी बिंदु एक आकृति तो है ना, और हम पढ़ कहाँ रहे हैं? तो बिंदु को हम लोग ज्यामिति टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं, जियोमेट्री टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं किसी भी आकृति के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, और वो शब्द होता है, उस शब्द को कहते हैं जियोमेट्रिकल फिगर, यानी ज्यामितीय आकृति। ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति। देखिए, बिंदु की परिभाषा या डिफिनीशन या उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है, सीख ही रहे हैं या किसी को बताना होगा, तो यही तीन चीजें शामिल है इसमें। बिंदु एक समतलीय आकृति है, बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है, बिंदु में न कोई लंबाई, न कोई चौड़ाई और न कोई हाइट या मोटाई, न लंबाई न चौड़ाई, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। यानी बिंदु की कोई लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होता और कोई मोटाई बिंदु में नहीं पाई जाती। यानी बिंदु क्या है? एक ज्यामितीय आकृति है। बिंदु क्या है? एक समतलीय आकृति है। ठीक है, यानी पॉइंट इज ए प्लेनर फिगर। पॉइंट इज ए प्लेनर फिगर, इट्स हैव नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो थिकनेस। पॉइंट इज ए जियोमेट्रिकल फिगर, इट्स हैव नो लेंथ, नो ब्रेड्थ और नो थिकनेस। यानी जो बिंदु होता है वह एक ज्यामितीय आकृति उसको कह सकते हैं, उसको समतलीय आकृति कह सकते हैं। और बिंदु में पाया क्या जाता है? कुछ भी नहीं, न लंबाई, न चौड़ाई, न मोटाई। तो बिंदु का प्रयोग कहाँ होता है? तो बिंदु का प्रयोग होता है किसी भी स्थिति, लोकेशन को दिखाने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, किसी भी स्थिति को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक डॉट हम लगा दे रहे हैं तो ये बिंदु का कार्य करेगा। पेंसिल या पेन जितना नुकीला है और उसको एक समतल पर आप रख दीजिए तो वह एक बिंदु का उदाहरण हो सकता है। यानी जो बिंदु होता है, पॉइंट होता है, इतना छोटा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई उसकी हम जान ही नहीं पाते हैं। यानी कहते हैं कि न उसकी लंबाई कुछ है, न कोई चौड़ाई और न कोई मोटाई उसमें होती है। यानी बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी न कोई लंबाई, न कोई चौड़ाई और न ही उसमें कोई मोटाई पाई जाती है। और बिंदु प्रयोग में किसके लाया जाता है? तो बिंदु किसी भी लोकेशन को दिखाने के लिए, किसी भी स्थिति को दिखाने के लिए। और दिखाते कैसे हैं? तो हमेशा जब भी ज्यामिति यानी जियोमेट्री में किसी भी बिंदु को आपको रिप्रेजेंट करना हो तो हमेशा अंग्रेजी के अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है।
जैसे यह एक बिंदु, देखिए यह बिंदु को हम अभी सीखे हैं कि बिंदु क्या होती है, एक ज्यामितीय आकृति होती है। देखिए ये आकृति बिंदु की दिखाई दे रही है, डॉट, एक डॉट यानी जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा मोटा बना हुआ है आपको दिखाने के लिए, लेकिन बिंदु को आप समझ सकते हैं, जो प्रकार होता है, जो पेंसिल होता है, उसकी जो नुक होती है, ठीक है, जो सुई वगैरह होता है, उसकी नुक को किसी समतल पर आप रख दीजिए, वह बिंदु का उदाहरण का कार्य करेगा, वह बिंदु का उदाहरण है। और बिंदु के उदाहरण में समझ चुके हैं कि न लंबाई, न चौड़ाई, न मोटाई, माप ही नहीं सकते उसको हम लोग, ठीक है। दिखाता किसको है, किसी भी स्थिति को दिखाता है। तो अगर मान लीजिए कि यह एक बिंदु है, यह एक लोकेशन है, तो इसको हम अंग्रेजी के अल्फाबेट कैपिटल ए से दिखाएंगे। यह एक अलग बिंदु है, इसको कैपिटल बी से दिखाएंगे। यह एक अलग बिंदु कैपिटल सी से दिखाएंगे, कैपिटल एम से दिखाएंगे, कैपिटल पी से दिखाएंगे। यानी कहने का मतलब कि जो अल्फाबेट हमारा ए से जेड तक होता है, ज्यामिति टॉपिक के अंतर्गत जब भी किसी बिंदु को रिप्रेजेंट करना रहे, आपको बिंदु को दिखाना रहे, तो हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का प्रयोग करिएगा। यानी बिंदु किसी भी आकृति की सबसे सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है, यानी सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा हिस्सा है। किसी भी आकृति का यह हिस्सा होता है। यह भी समझ सकते हैं कि कोई भी आकृति है तो उसका एक हिस्सा होता है। जैसे अभी अब एक आकृति को पढ़ने जा रहे हैं, यानी लाइंस एंड एंगल, यानी रेखा एवं कोण चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th में गणित सिलेबस में चैप्टर नंबर 6 आपका यह दिया हुआ है, रेखा एवं कोण। रेखा क्या होता है, तो जो हम अभी बिंदु के बारे में पढ़े हैं कि बिंदु किसी भी आकृति की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। यानी बिंदु से ही किसी भी आकृति का निर्माण होता है। छोटे छोटे कई बिंदु मिल जाते हैं आपस में और कोई न कोई आकृति बना देते हैं, और उन आकृतियों को अलग अलग नाम से ज्यामिति में पढ़ाया जाता है। जैसे एक नाम आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, देखिए छोटे 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 छोटे, देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन बस समझ लीजिएगा, छोटे 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 बिंदु को मैं मिलाते जा रहा हूँ। असंख्य छोटे छोटे बिंदुओं को जब हम मिलाते जा रहे हैं, जब असंख्य छोटे छोटे बिंदुओं को मिलाते जाएंगे तो क्या बनेगा, रेखा का निर्माण होने लगेगा। यानी असंख्य छोटे छोटे जिसकी अनिश्चितता है, यानी असंख्य अनिश्चित बिंदुओं से किसका निर्माण हो रहा है, रेखा का निर्माण हो रहा है। असंख्य छोटे छोटे बिंदुओं से रेखा क्या है, तो अभी मैं बताया हूं कि ज्यामिति में हम जितनी आकृतियों को पढ़ेंगे, ज्यामिति में आपको जितनी आकृतियों को पढ़ना होगा, या किसी भी बुक से आप पढ़ते हो और ज्यामिति टॉपिक आप पढ़ रहे हो और उसमें कोई भी फिगर बनाया गया है, कोई भी आकृति दिख रही है, तो उसको एक शब्द से आप बुला सकते हैं, और वो है ज्यामिति में बनी हुई आकृति। ज्यामिति टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इस आकृति को, तो उसको हम लोग ज्यामितीय आकृति कह सकते हैं। यानी अगर रेखा के बारे में देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट रेखा के लिए होगा, रेखा भी क्या होगा, ज्यामितीय। रेखा क्या होगा, ज्यामितीय आकृति होगी। रेखा भी एक ज्यामितीय आकृति। अभी हम बताए हैं, देखिए बोर्ड क्या है, ये पूरा बोर्ड एक समतल का उदाहरण है। बुक से अभी हम उदाहरण आपको दिए थे कि समतल क्या होता है, कि जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड यहाँ पर जाकर समाप्त हो जा रहा है, फिनिश हो जा रहा है, लेकिन अगर ये समतल रहता, वास्तव में ये प्लेन रहता, तो ये क्या होगा कि कहीं पर समाप्त ही नहीं होगा। इस दिशा में भी, इस दिशा में भी कहीं नहीं समाप्त होगा, इधर भी हम बढ़ते चले जाएंगे कहीं समाप्त नहीं होगा, नीचे तरफ भी बढ़ते चले जाएंगे, मतलब किसी भी दिशा में समतल के बढ़ते चले जाएंगे। समतल कभी खत्म नहीं होता है, फिनिश नहीं होता है। समतल में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं समतल क्या होता है। अब इस बोर्ड को हम तब समझेंगे क्या ये समतल नहीं है, यह एक समतल का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल कैसा, उसके टुकड़े का एग्जाम्पल है, उसके किसका एग्जाम्पल है, टुकड़े का, उसका एक पार्ट का है, ये उसका एक पार्ट है जिस पर हम ये सब लिख रहे हैं, ठीक है, यह सब आकृतियां बनाए हुए हैं। यानी रेखा को एक शब्द से बुलाया जा सकता है,
उसको कहा जा सकता है कि रेखा एक ज्यामितीय आकृति होती है। दूसरा क्या कहा जा सकता है? समतलीय आकृति। समतलीय आकृति का मतलब इंग्लिश में कहें तो प्लेनर फिगर। समतलीय आकृति। देखिए सेकंड नंबर है समतलीय आकृति। अब रेखा की परिभाषा क्या हो सकती है? ज्यामिति में जितनी भी टॉपिक पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, अगर कोई भी चित्र जो समतल पर बनाया जा सकता है उसको समतलीय आकृति कहते हैं। तो उसकी परिभाषा में एक चीज तो हमेशा रट लीजिए, जैसे यहाँ रेखा है तो रेखा एक समतलीय आकृति होती है। रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो रेखा एक समतलीय आकृति होती है। आगे चल के रेखाखंड के बारे में पढ़ेंगे, रेखाखंड एक समतलीय आकृति होती है। उसके आगे चल के किरण के बारे में पढ़ेंगे, किरण एक समतलीय आकृति होती है। बिंदु के बारे में पढ़े हैं, बिंदु एक समतलीय आकृति होती है। त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज एक समतलीय आकृति होता है। चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुज एक समतलीय आकृति होता है। यानी एक समतल पर जिन आकृतियों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन सभी आकृतियों को हम समतलीय आकृति, इंग्लिश में प्लेनर फिगर कहा जाता है। और ज्यामिति टॉपिक के अंतर्गत, ज्यामिति यानी जियोमेट्री टॉपिक के अंतर्गत जितनी भी आकृतियों का आप अध्ययन करते हैं वे सभी आकृतियां ज्यामिति में बनने वाली आकृति यानी जियोमेट्रिकल फिगर यानी ज्यामितीय आकृति कहलाता है, या समतलीय आकृति यानी प्लेनर फिगर। तो ये दो चीजें तो क्लियर हो रही हैं। ये दो चीजें अब मैं आगे जितनी भी चीजें पढ़ाऊंगा सबकी परिभाषा में इन दो चीजों को मैं ऐड करूंगा, जोड़ूंगा, तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, यानी रेखा क्या है, रेखा के बारे में बताना है तो पहला शब्द तो रेखा के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं कि रेखा क्या होता है। रेखा एक ज्यामितीय फिगर होता है, एक जियोमेट्रिकल फिगर होता है। रेखा क्या होती है? एक जियोमेट्रिकल फिगर होती है, एक प्लेनर फिगर होती है, समतलीय आकृति होती है। और कैसी आकृति होती है? तो असंख्य अनिश्चित, असंख्य जिसकी संख्या को हम गिन ही नहीं सकते हैं, असंख्य अनिश्चित, जो निश्चित ही नहीं है कि कितना है। यानी एक रेखा असंख्य अनिश्चित ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, ग्रुप मतलब समूह होता है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, यानी कहें कि बिंदुओं का समूह, बिंदुओं का समूह। समझ पा रहे होंगे कि रेखा का निर्माण कैसे होता है। असंख्य, जिसकी संख्या हमें पता नहीं है, अनिश्चित कितना है ये नहीं पता है, लेकिन रेखा क्या होती है कि उसी तरह की छोटे छोटे बिंदुओं से, जैसे अभी हम बता रहे थे, देखिए बनने में ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए कि छोटा बिंदु ये है, छोटा बिंदु ये है, छोटे छोटे बिंदुओं को जब हम मिलाते जा रहे हैं, देखिए छोटे छोटे बिंदुओं को जब मिलाते जा रहे हैं और बिंदुओं की संख्या जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी यानी असंख्य हो जाएगी तो हमें दिखाई देने लगेगा। और दिखाई देने लगेगा, कहाँ तक दिखाई देगा? जब असंख्य है संख्या तो हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ तक ही बन जाएगा, यानी इस दिशा में भी कहाँ तक चला जाएगा और इस दिशा में भी कहाँ तक चला जाएगा निश्चित नहीं है। छोटे छोटे असंख्य अनिश्चित बिंदुओं से एक रेखा का निर्माण हो जा रहा है। मैं अभी बताया हूँ कि आप ज्यामिति टॉपिक के अंतर्गत जितनी भी आकृति पढ़ेंगे तो उसकी सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एक बिंदु होता है, एक पॉइंट होता है। यानी रेखा क्या होता है? तो सबसे पहले रेखा एक ज्यामितीय आकृति होती है, रेखा एक समतलीय आकृति होती है जो असंख्य अनिश्चित बिंदुओं से मिलकर बनती है। असंख्य अनिश्चित, असंख्य मतलब जिसकी संख्या काउंट नहीं की जा सकती है, अनिश्चित मतलब जो इनडेफिनिट, जिसकी निश्चितता ही ना हो, जो डेफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है। निश्चित चीजें होती हैं कि हम जानते हैं कि वो कितना है, लेकिन उसको हम जानते ही नहीं कि कितने छोटे छोटे बिंदु मिले होंगे तो एक रेखा का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, यानी जो रेखा होता है, रेखा असंख्य अनिश्चित
छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, यानी पॉइंट क्या होता है, सॉरी, रेखा क्या होती है, असंख्य छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। और असंख्य जब छोटे छोटे बिंदु से, सपोज करिए, कॉमन सेंस दिमाग लगाइए कि अगर असंख्य छोटे छोटे बिंदु मिलेंगे तो क्या उसकी लंबाई निश्चित हो सकती है? जब जिसकी संख्या ही नहीं निश्चित है, छोटे छोटे बिंदु कभी समाप्त ही नहीं हो रहे हैं, तो यानी जो रेखा भी होगी वो कभी समाप्त नहीं होगी, उसकी लेंथ निश्चित नहीं हम कर पाएंगे। ठीक है, उसकी लेंथ को हम क्या कर पाएंगे, निश्चित नहीं कर पाएंगे। यानी रेखा क्या होता है, एक मिनट, रेखा एक ज्यामितीय आकृति होती है, रेखा एक समतलीय आकृति होती है जो असंख्य अनिश्चित बिंदुओं से मिलकर बनती है। और क्या है इसका पॉइंट कि यह दोनों दिशाओं में, देखिए रेखा को जब भी बनाएंगे तो ऐसे रेखा जब भी देखिए यहां पर एक रेखा बनाए तो इधर भी एक एरो यानी तीर लगा हुआ है, यहां पर भी एक तीर लगा हुआ है, यानी ये तीर का निशान यह हमें सिखा रहा है कि यह तीर बता रहा है कि इस दिशा में ये कभी समाप्त नहीं होने वाली है। यह एरो हमें बता रहा है कि इस दिशा में आप बढ़ाते जाइए, प्रोसीड करते जाइए, एक्सीड करते जाइए, वो कभी समाप्त नहीं होगा। यानी कहीं पर भी हमको इसका समाप्ति वाला बिंदु नहीं मिलेगा। छोटे छोटे जो बिंदु मिले हुए हैं तो बिंदुओं से तो ये रेखा बन रही है, तो अगर समाप्ति होता तो किसी लास्ट एक किसी बिंदु पर ही जाकर तो समाप्त होता। लेकिन एक रेखा में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी रेखा समाप्त ही नहीं होती है, रेखा में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। रेखा में जब कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, रेखा को समझने के लिए यह समझ लीजिए कि आपको एक रस्सी का ऐसा गट्ठर दे दिया जाए जिसको आप खींचते रहिए, वो कभी जीवन में समाप्त ही ना हो। उसी तरह रेखा का उदाहरण, वह रेखा को ही समझ सकते हैं। रेखा की लेंथ अनिश्चित होती है, उसको खींचते जाइए कभी वो खत्म नहीं होगा। समझ पा रहे होंगे कि रेखा क्या होता है। रेखा एक समतलीय आकृति, ज्यामितीय आकृति होती है जो असंख्य अनिश्चित बिंदुओं से मिलकर उसका निर्माण होता है। और जब असंख्य अनिश्चित बिंदु से जब उसका निर्माण हो रहा है, रेखा का निर्माण हो रहा है, तो रेखा जब असंख्य अनिश्चित बिंदुओं से उसका निर्माण हो रहा है तो क्लियर है कि उसकी लंबाई को हम बता ही नहीं सकते कि उसकी लंबाई कितना होगी। यानी उसकी लंबाई, एक रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। ठीक है, अगर रेखा के सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखें तो सबसे पहला पॉइंट हो गया इसका, रेखा का सबसे पहला पॉइंट हम लोग रेखा में सीखे हैं कि रेखा क्या है, ज्यामितीय आकृति। रेखा है ज्यामितीय, रेखा है ज्यामितीय आकृति। रेखा को कह सकते हैं समतलीय आकृति, समतलीय आकृति। और रेखा को क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ पॉइंट, मतलब बिंदुओं का समूह होता है, बिंदुओं का समूह होगा। रेखा में बिंदुओं का समूह पाया जाता है। चौथे नंबर पर कोई अंत्य बिंदु नहीं होता, मतलब अंतिम होने वाला बिंदु जहां वो समाप्त हो जाए, अंत्य बिंदु नहीं पाया जाता रेखा में, कोई अंत्य बिंदु नहीं पाया जाता। ठीक है, पांचवा नंबर पॉइंट है लंबाई कैसी होती है इसकी, तो लंबाई अनिश्चित होती है। छठवें नंबर पर दोनों दिशा में कहां तक बढ़ा सकते हैं, अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं, अनंत लंबाई तक, अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक है, यानी एक रेखा के बारे में हम क्या क्या सीख लिए हैं
कि रेखा को क्या कह सकते हैं, रेखा एक ज्यामितीय आकृति होती है, रेखा एक समतलीय आकृति होती है जो असंख्य अनिश्चित बिंदुओं से मिलकर बनती है। जब असंख्य और अनिश्चित बिंदुओं से वो मिलकर बन रही है तो उसमें कोई भी इंड पॉइंट नहीं होता है, मतलब कोई भी अंत्य बिंदु नहीं होता है। हिंदी में उसको अंत्य बिंदु कहते हैं और इंग्लिश में उसको क्या कहा जाता है, इंड पॉइंट कहा जाता है। अंतिम बिंदु कोई नहीं होता है रेखा में। रेखा देखिए इधर जो ये बी दिखाया जा रहा है, बी की जो दिशा दिखाई जा रही है इस दिशा में कहीं नहीं समाप्त होगा, इस दिशा में भी कहीं नहीं समाप्त होगा। यानी एक रेखा में अगर देखा जाए कि क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, तो एक रेखा में लंबाई पाई जा रही है, रेखा में कोई चौड़ाई नहीं पाई जाती। इस रेखा में, रेखा एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है कि इसमें कोई चौड़ाई नहीं होती है। रेखा सिर्फ और सिर्फ लंबाई का प्रतीक है और वो भी अनिश्चित लंबाई का प्रतीक है। ठीक है, यानी कोई चौड़ाई नहीं होती और कोई हाइट या थिकनेस भी नहीं होता है। एक रेखा में कोई हाइट नहीं पाई जाती, कोई मोटाई या कोई ऊंचाई नहीं पाई जाती। रेखा में सिर्फ और सिर्फ लंबाई पाई जाती है, वो भी कैसी लंबाई, अनिश्चित लंबाई पाई जाती है। ठीक है, रेखा का पॉइंट समझ में आपको आ रहा होगा। रेखा क्या है, असंख्य अनिश्चित बिंदुओं से मिलकर बनने वाली आकृति होती है। ठीक है, अब हम लोग ध्यान देंगे रेखा का प्रकार और रेखा कितने प्रकार का हो सकता है। तो रेखा का जो सबसे पहला प्रकार होता है, जो रेखा का सबसे पहला प्रकार होता है, रेखा का सबसे पहला जो प्रकार होता है उसको हम लोग कहते हैं सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, जिसको सीधी रेखा कहते हैं। एक ऐसी रेखा जिसको दोनों दिशाओं में अनिश्चित लंबाई तक बढ़ाते जाइए और वो अभी कभी भी अपनी दिशा को चेंज ना करे। जैसे मान लीजिए कि जो ये ए बी रेखा दिख रहा है, ए बी रेखा को हम कैसे लिखेंगे, तो मान लिए हैं कि कहीं इस रेखा पर एक पॉइंट ए होगा, सपोज करें कि यहाँ पर एक पॉइंट ए होगा, और मान लिए कि कहीं पर इसका एक पॉइंट बी होगा, और इस रेखा को अगर नाम देना होगा, ज्यामिति में जितनी भी आकृतियां होती हैं, अब जैसे मान लीजिए कि जो आकृति यहाँ बनाए हैं वही आकृति तो यहाँ पर भी बनी हुई है, तो क्या ये दोनों आकृति एक तरह की है? नहीं, अलग अलग है। तो अलग अलग नाम से इसको बुलाया जा सकता है, अलग अलग नामकरण कर सकते हैं ज्यामिति में। ठीक है, जैसे इस रेखा को हम लोग ए बी रेखा बुला सकते हैं, यानी इस रेखा को क्या कह सकते हैं, ए बी रेखा, और ये रेखा है तो इसके ऊपर एक रेखा ऐसे बना दीजिए, ए बी क्या है, एक रेखा हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कहने का मतलब ये है कि ये ए के दिशा में भी इधर अनिश्चित लंबाई तक जाएगा और बी के दिशा में भी इधर अनिश्चित लंबाई तक जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं, ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं, और ये कहने का मतलब ये है कि ए के दिशा में भी अनिश्चित लंबाई तक और बी के भी दिशा में अनिश्चित लंबाई तक। ठीक है, रेखा के बारे में समझ पा रहे होंगे। सीधी रेखा क्या होती है? सीधी रेखा, रेखा का एक ऐसा हिस्सा है, रेखा का ही प्रकार है जो कभी भी अपनी दिशा को चेंज नहीं करेगी। जैसे रेखा का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये भी तो रेखा है, ये भी तो एक रेखा है, ऐसे राउंडिंग स्नेक की जो मोशन होता है, स्नेक का जो मोशन होता है उस तरह ये राउंडिंग फिगर में चल रही हो अगर कोई रेखा ऊपर वाली रेखा में, और इसमें ध्यान दीजिए, इसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो बी की दिशा है एकदम सीधी है, ये बढ़ाते जाइए कभी इधर खत्म नहीं होगा। जो ये ए की दिशा है इधर सीधे लेते आइए, कभी ये दिशा नहीं बदलेगा अपना। जो दिशा है, सीधी लाइन की जो दिशा रहती है, दिशा कभी बदलती नहीं है। सीधी लाइन अगर बी के दिशा में जा रहा है तो एकदम सीधे उधर जाएगा, अगर इधर ए की दिशा में जा रहा है तो सीधे जाएगा। लेकिन जो ये वक्र गति कर रहा है, लाइन जो ये डांसिंग मोड में दिख रही है, जो एक स्नेक की तरह चल रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कर्व लाइन कहा जाता है। इसको CURV कर्व लाइन कहा जाता है। कर्व लाइन से इसे बुलाया जाता है। वक्र रेखा इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्र रेखा कहा जाता है। ठीक है, यानी रेखा दो तरह की दिख रही है, एक है सीधी रेखा जो अपनी दिशा को चेंज नहीं कर रही है, ठीक है, और रेखा का सभी गुण रखेगी। रेखा का गुण कहने का मतलब कि समतलीय आकृति, ज्यामितीय आकृति, अनिश्चित लंबाई, अनिश्चित और असंख्य बिंदु से मिलकर बनना,
कोई भी अंत्य बिंदु नहीं, सभी गुण इस रेखा के अंतर्गत होगा, सीधी रेखा के अंतर्गत। यानी सीधी रेखा को कहते हैं, सीधी रेखा को इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। सीधी रेखा, सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है ना, आगे लाइन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पीपीटी में जो यहाँ पर बना हुआ है, ये स्लाइड बना हुआ है, यहाँ पर एंगल की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है ना, सभी में हो सकता है गलत दिया होगा, उसको ध्यान दे लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और रेखा का एक प्रकार पढ़ेंगे जिसको रेखाखंड कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट, इसके नाम से ही क्लियर हो जाएगा। रेखा खंड, दो शब्द इसमें दिख रहा है, रेखा एक दिख रहा है और एक दिख रहा है खंड। खंड मतलब टुकड़ा होता है, ठीक है, यानी किसी भी रेखा का एक ऐसा टुकड़ा जिसकी लंबाई निश्चित हो। रेखा की लंबाई अभी हम लोग पढ़े हैं कि रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, लेकिन एक ऐसी रेखा जिसकी लंबाई निश्चित हो तो क्लियर है कि वह रेखा का एक टुकड़ा हो सकता है, क्योंकि रेखा की लंबाई कभी निश्चित नहीं हो सकती। यानी किसी भी रेखा का, जैसे मान लीजिए कि एक संयोग से एक रेखा मान लीजिए कि जा रही थी, ऐसे डांसिंग करते हुए सीधी रेखा जा रही थी और हमें 15 सेंटीमीटर की रेखा का काम है। मान लीजिए कि आपको बस 15 सेंटीमीटर के रेखा का कार्य है और ये तो रेखा कभी इस दोनों दिशाओं में समाप्त होने वाली नहीं है, तो अब क्या करिए कि आप कैंची की सहायता से यहाँ पर सीधे और यहाँ से काट लीजिए, अपने काम भर काट लीजिए। 15 सेंटीमीटर का रेखाखंड आप काट लीजिए, यानी यह रेखा का एक टुकड़ा हो गया। एक टुकड़ा कह सकते हैं या इसी को रेखा का एक खंड कह सकते हैं, रेखा का खंड कह सकते हैं, और या इंग्लिश में इसको सेगमेंट कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहा जा सकता है, सेगमेंट कहा जा सकता है। जिसकी लंबाई अब क्या हो गई, इसकी लंबाई अब निश्चित हो गई। जब इसके टुकड़े को काट लिए हैं तो अब ये तो बढ़ेगा नहीं, अब जितना टुकड़ा हम काटे हैं उतना का उतना ही रहेगा। यानी किसी भी लाइन का एक पार्ट, एक टुकड़ा, एक सेगमेंट, एक हिस्सा क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि रेखा का, सीधी रेखा का एक ऐसा टुकड़ा, लाइन सेगमेंट हम किसे कहते हैं, सीधी रेखा का एक ऐसा टुकड़ा जिसकी लंबाई निश्चित हो। जैसे यहां पर देखिए कि ये जो यहां पर बना हुआ है, वहां पर सामने देखिए 15 सेंटीमीटर का रेखाखंड बना हुआ है, फिर देखेंगे तो वहां पर फिर नीचे 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड बना हुआ है, यहाँ पर 17 सेंटीमीटर का रेखाखंड बना हुआ है। जिसको 15 सेंटीमीटर के रेखाखंड का कार्य है इस रेखा से कार्य कर सकता है। अगर हमें 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड का कार्य है तो रेखा का एक टुकड़ा ये ले लिए हैं, 17 सेंटीमीटर का रेखा से एक टुकड़ा काट लिए हैं। यह क्या कहलाएगा, एक निश्चित है, जो जिसकी लंबाई निश्चित है। यहाँ 15 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है, 17 सेंटीमीटर का है, 9.5 सेंटीमीटर का है, 15 सेंटीमीटर का है, 1 लाख सेंटीमीटर का है। आपकी इच्छा, जितना आपको चाहिए उतना लंबाई आप एक रेखा से कट करके लिख दीजिए। जब रेखा से एक टुकड़ा ले लेंगे तो वही रेखा का एक खंड हो जाएगा। जब रेखा से एक टुकड़ा ले लेंगे तो वो तो बढ़ेगा नहीं, रेखा ना अनिश्चित लंबाई तक जाती है, रेखाखंड थोड़े अनिश्चित लंबाई तक जाएगा। रेखाखंड की तो लंबाई निश्चित रहेगी, यानी लाइन का जो सेगमेंट होता है वह निश्चित रहेगा। यानी इसमें अगर पॉइंट ध्यान दे तो वो पॉइंट तो जो पहला हम लोग सीख चुके हैं कि वह है एक ज्यामितीय आकृति होती है, ठीक है, यह एक समतलीय आकृति होती है, समतल पर बनने वाली आकृति होती है। ये 2 पॉइंट तो ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसकी लंबाई निश्चित हो गई, यानी रेखाखंड की लंबाई क्या हो गई, निश्चित हो गई। अब सोचिए, जब रेखा छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना था और उसी रेखा से एक टुकड़ा हम लोग काट के ले लिए हैं। अब सोचिए कि जब उसी से एक टुकड़ा लिए होंगे तो किसी न किसी बिंदु से काट दिए होंगे। मान लीजिए कि इधर ए बिंदु से हम कट कर दिए हैं, जो एकदम सबसे किनारे वाला बिंदु है, यहाँ पर सबसे किनारे वाला बिंदु ए, और यहाँ पर जो सबसे अंतिम बिंदु है बी बिंदु से इधर कट किए हैं। यानी एक रेखाखंड में उसका अंतिम बिंदु यानी इंड पॉइंट उसमें पाया जाता है। अंतिम बिंदु
पाया जाता है, एक रेखाखंड में अंतिम बिंदु पाया जाता है। अंतिम बिंदु यानी इसको कह सकते हैं इंग्लिश में इंड पॉइंट, यानी एक रेखाखंड में इंड पॉइंट पाया जाता है। और इंड पॉइंट क्या है, देखिए ए से बी तक, ए से शुरुआत हुआ है बी पर खत्म हुआ है, या कह सकते हैं कि बी से शुरुआत हुआ है ए पर खत्म हो गया है। जब रेखाखंड को इसका नामकरण करना रहेगा तो ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ए बी रेखाखंड कह सकते हैं, यानी ए से शुरू हुआ बी पर खत्म हो गया। या इसको उल्टा भी देख सकते हैं कि बी से शुरू हुआ ए पर खत्म हो गया, यानी ए बी रेखाखंड कहें या बी ए रेखाखंड कहें। देखिए ये ए बी रेखाखंड हो गया, ये बी ए रेखाखंड हो गया। रेखाखंड यानी जब भी रेखा को दिखाएंगे, रेखाखंड को दिखाएंगे, किरण को दिखाएंगे, पैरेलल लाइन को दिखाएंगे, किसी को भी दिखाते हैं तो सबका अलग अलग संकेत होता है। रेखा का संकेत क्या होता है कि ऊपर जैसे अगर ये ए बी रेखा होता तो हमें यहाँ पर एरो लगाना पड़ता, तीर लगाना पड़ता, लेकिन ये रेखा नहीं, रेखाखंड है तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, एक ऐसी सीधा डंडा रहेगा, ठीक है ना। यानी रेखाखंड क्या होता है, तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, रेखा का एक टुकड़ा होता है, ठीक है। इसमें अंत्य बिंदु मतलब इंड पॉइंट पाए जाते हैं, ठीक है। और रेखा में क्या क्या चीजें पाई जा सकती हैं, तो रेखा में लंबाई पाई जाती है जो निश्चित होती है, रेखा में कोई चौड़ाई नहीं पाई जाती, रेखा में कोई हाइट या थिकनेस नहीं पाया जाता, ठीक है। रेखा में कोई हाइट और थिकनेस नहीं पाया जाता। जितने भी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि उस कॉन्सेप्ट का कोई भी हिस्सा आपसे छूटे ना, हम सभी हिस्से को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लास भले ही लंबी हो रही है क्यों ना। चलिए अब रेखा का एक प्रकार पढ़ेंगे जिसे कहते हैं किरण, सूर्य की किरण, रेज। रेज यानी किरण क्या होती है, किरण रेखा ही होती है, लेकिन कैसी रेखा होती है, किरण एक ऐसी रेखा होती है जिसका शुरुआती बिंदु यानी उसका प्रारंभिक बिंदु हमें पता रहता है, अंतिम बिंदु नहीं पता रहता है। जो किरण होता है वह एक प्रकार की रेखा होती है, और जब रेखा होगा तो रेखा क्लियर है कि रेखा का गुण है कि रेखा रुकने ही वाली नहीं है, दोनों दिशाओं में अनिश्चित लंबाई तक डांस करते हुए चली जाएगी, ठीक है। लेकिन रेखाखंड क्या था, उसका एक टुकड़ा हो जा रहा था, उसकी लंबाई निश्चित हो जा रही थी। लेकिन किरण एक रेखा होती है, और रेखा जब होती है तो उसकी लंबाई निश्चित नहीं होगी। यानी किरण क्या होती है, देखिए यहां पर एक किरण का मैं उदाहरण लिया हूं कि ये बिंदु O से स्टार्ट हुआ है और कहां तक जा रहा है, A की दिशा में चल दिया है, और कहां तक जाएगा, अनिश्चित लेंथ तक जाएगा, अनिश्चित लंबाई तक जाएगा, अनिश्चित लेंथ होगी इसकी। यानी किरण में क्या क्या पॉइंट मिल रहा है हमें, कि किरण का हमें प्रारंभिक बिंदु, किरण का हमें प्रारंभिक बिंदु पता रहता है, प्रारंभिक बिंदु हमें पता रहता है। प्रारंभिक बिंदु को ही हम लोग कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इंग्लिश में इनिशियल पॉइंट कहा जाता है, इनिशियल पॉइंट कहा जाता है, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। किरण क्या होता है, तो किरण किसी एक निश्चित बिंदु से शुरू होकर एक दिशा में जाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं। यानी किरण में प्रारंभिक बिंदु, जैसे देखिए प्रारंभिक बिंदु को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यह मूल बिंदु है जहां से शुरुआत हुआ है, यानी इसको ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं, इसको ओरिजिन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, प्रारंभिक बिंदु को ओरिजिन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मूल बिंदु यानी यहीं से शुरुआत हुआ है, और ये किस दिशा में जा रहा है, ए की दिशा में जा रहा है। अगर इसको दिखाना रहेगा, इस किरण को दिखाना रहेगा तो हम ऐसे लिखेंगे, ओ से शुरू हुआ है, ए की दिशा में जा रहा है। अब देखिए ऊपर एक किरण बनाना पड़ेगा, अगर हम ऐसे बना देंगे तो यह रेखा का उदाहरण हो जाएगा, लेकिन अगर हम ओ और ए को ऐसे लिखें कि ओ से शुरू हुआ, ए की दिशा में जाने वाली रेखा, ये ओ ए क्या है हमारा, एक किरण हो गया, ओ ए एक किरण हो गई, रेज हो गई। जैसे यहां पर देखिए कि ये कई किरणें हैं जो बिंदु O से निकल रही हैं। अगर इस किरण का नाम हमें लेना रहेगा, इस किरण का नाम, तो इस किरण को क्या कहेंगे, ओ ए किरण कहा जाएगा। इस अगली किरण को अगर बोलना रहे तो ये ओ बी किरण हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको बोलना रहे तो ये क्या हो जाएगा,
OP किरण हो जाएगी। इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, OQ किरण हो जाएगी। यानी रेज यानी किरण क्या होता है, किरण एक रेखा का ही एग्जाम्पल है। और कैसी रेखा, जिसका प्रारंभिक बिंदु ओरिजिन पॉइंट प्रारंभिक बिंदु है कि अंतिम बिंदु है, ये भी पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसी प्रारंभिक बिंदु को कहीं कहीं पर अंतिम बिंदु भी लिखता है। मानता है कि इधर ये कहां तक गई है नहीं पता है, लेकिन इसका अंत इधर हुआ है। ये इधर कहां तक जाएगी ये नहीं निश्चित है, लेकिन इसका अंत इस बिंदु पर हुआ है, तो इसको अंतिम बिंदु भी कह देता है। कभी कभी इसको अंतिम बिंदु भी कहा जाता है। यानी इसमें इसको अंतिम बिंदु को इंग्लिश में एंड पॉइंट कहा जाता है। अंतिम बिंदु को इंग्लिश में एंड पॉइंट कहा जाता है। तो एक किरण में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, एक किरण में एंड पॉइंट भी, एक किरण में एक एंड पॉइंट भी पाया जाता है, एक अंत बिंदु भी पाया जाता है। इस दिशा में वहां कहां अंत होगा नहीं पता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहा जाता है। प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहेंगे हम लोग, तो प्रतिच्छेदी रेखा को समझने के लिए समझ सकते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजर जाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजरे तो उन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। या यह कहें कि जब दो रेखाओं का आपस में एक्सीडेंट हो जाता है, जब दो रेखाओं का आपस में टक्कर हो जाता है किसी एक बिंदु पर, तो उन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। जब टक्कर होने के बाद उन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। जैसे देखिए, ये एक रेखा थी, इधर जा रही थी, अनिश्चित लंबाई तक ये इधर जा रही थी, एक रेखा यहाँ पर आके इसमें एक्सीडेंट कर दी, इस बिंदु पर यहाँ पर देखिए एक्सीडेंट दिखाई दे रहा है इन दोनों का। मान लीजिए कि इसको मैं O से दिखा दूं, यानी पॉइंट O पर इनका क्या हो जा रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है। यानी जैसे मान लीजिए कि कोई ये रेखा जा रही है और इस रेखा में कोई आकर दूसरी रेखा एक्सीडेंट कर देती है, तो इस रेखा को और इस रेखा को कहेंगे कि इन दोनों रेखाओं को इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। एक दूसरे को छेद देने वाली, भेद देने वाली रेखा कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो रेखाएं अगर रहेंगी तो एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर एक्सीडेंट कर पाएंगे। अगर कोई भी मैं दो रेखा ले लूं, सपोज करिए कि यहां पर देखिए जो यहां पर उदाहरण लिखा हुआ है, वहां पर जो उदाहरण बना हुआ है, देखिए कई रेखाएं, जैसे ये एक रेखा है जो सीधी रेखा दिख रही है। अब देखिए ग्रीन वाली रेखा इसको कितने बिंदु पर काट पा रही है, एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर पा रही है। ब्लू वाली रेखा एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट कर पा रही है, ये भी ब्लू वाली रेखा कहां पर, एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट कर पा रही है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जब दो रेखाएं एक दूसरे से एक्सीडेंट कर लेते हैं, टक्कर हो जाता है, या यह कहें कि दोनों रेखाएं एक दूसरे से होकर गुजर जाती हैं। ठीक है, जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से होकर गुजर जाता है तो उन्हीं रेखाओं को क्या कहा जाता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। वही रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। और जिस बिंदु पर उनका एक्सीडेंट हुआ रहता है, जिस बिंदु पर एक्सीडेंट होने का मतलब ये भी कह सकते हैं, परिभाषा एक अलग तरीके से भी दे सकते हैं कि ये वाली जो रेखा है, जो ये छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होगी, तो जो यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर जो बिंदु होगा किस वाली रेखा का, इस वाली रेखा का। और जो ये वाली रेखा है ये भी तो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होगी, तो इस पर भी यहाँ पर जो बिंदु होगा, किस वाली रेखा की बात कर रहा हूं मैं, इस वाली रेखा की बात कर रहा हूं। इसको नाम दे दे रहे हैं, ये यल हो गया और ये यम हो गया। ये यल वाली रेखा है, ये यम रेखा है। रेखा को हम स्मॉल लेटर यानी अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से भी इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिंदु को कभी भी स्मॉल लेटर से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए तो जो यल रेखा है इधर जा रही है, यम रेखा है इधर जा रही है। यल रेखा को भी बनाने के लिए असंख्य अनिश्चित छोटे छोटे बिंदुओं से ये रेखा बनी होगी। यम रेखा भी असंख्य अनिश्चित छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर यह भी बना होगा। तो जो यहाँ पर एक बिंदु ऐसा होगा, संयोग एक ऐसा होगा
जब टक्कर होगा तो एक ऐसा बिंदु होगा जो दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा, यानी कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। यहाँ का बिंदु क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो जाएगा, इंग्लिश में कॉमन कहा जाता है। उभयनिष्ठ हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जो ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट को ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहा जाता है। जहां इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां पर इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रही हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे। प्रतिच्छेदी बिंदु, जहां पर एक दूसरे को छेद रहे हैं, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी बिंदु। यानी इसको क्या कह सकते हैं, इसको हिंदी में कहें तो प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु, यानी इंग्लिश में कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे अगर इस रेखा की बात करें और इस रेखा की बात करें तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां पर है। अगर इस रेखा की और इस रेखा की बात करें तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां पर है। अगर इस रेखा की और इस वाली रेखा की बात करें तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां पर है, ठीक है ना। यानी जब दो रेखा एक दूसरे से टक्कर करते हैं तो एक ही बिंदु पर टक्कर कर पाते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि एक से अधिक जगह पर, एक से अधिक स्थान पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। दो रेखाएं केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। यानी इंटरसेक्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे कि दो रेखाओं का एक्सीडेंट हो जाना ही इंटरसेक्टिंग कहलाता है। और जिस बिंदु पर मतलब एक्सीडेंट हुआ है उस बिंदु को इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली रेखाखंड के बारे में पढ़ेंगे, समांतर रेखाएं। अच्छा ये बताइए कि जब दो रेखाएं जाएंगी, जब दो रेखाएं एक समतल में स्थित रहेंगी और डांस करती हुई अनंत लंबाई तक जा रही हैं, तो उन दोनों रेखाओं के बीच में दो ही कंडीशन तैयार हो सकता है। जब दो रेखाएं एक समतल में स्थित रहेंगी तो उनके बीच में दो ही कंडीशन होगा, चाहे तो वो एक दूसरे से एक्सीडेंट कर लेंगी या चाहे तो एक दूसरे से निश्चित दूरी बना के अनिश्चित लंबाई तक झूमती हुई चली जाएंगी। कहने का मतलब कि जैसे ये वाली रेखा यल है, इस दिशा में आगे तक जा रहा है, इस दिशा में भी आगे तक जा रहा है, यम वाली इस दिशा में भी आगे तक जा रही है, इस दिशा में भी, और दोनों एक दूसरे के बीच में उचित दूरी बनाई हुई है कि कभी आगे एक्सीडेंट ना हो। आगे तक भी बढ़े, क्योंकि रेखा है तो आगे तक अनिश्चित लंबाई तक जाएगा ही, लेकिन कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है, जो ये लंबवत दूरी दिख रही है, लंबवत दूरी का मतलब 90 डिग्री एंगल पर बनने वाला जो ये दिख रहा है, जो ये लंबवत दूरी दिख रही है, सभी जगह क्या है, इक्वल है, बराबर है। यानी अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर का होगा तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का, आगे भी, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा सदैव 5 सेंटीमीटर रहेगा। यानी अगर किन्हीं दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव बराबर दिख रही है तो समझ लीजिए कि वे दोनों रेखाएं कभी एक्सीडेंट नहीं करेंगी। और जब दो रेखाओं का कभी एक्सीडेंट नहीं हो पाता है तो उन दोनों रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। उन्हीं दोनों रेखाओं को पैरेलल लाइन कहा जाता है, समांतर रेखा कहा जाता है। यानी नाम से ही क्लियर है, समान अंतर, सदैव दो रेखाओं में जब समान अंतर हो, यहाँ पर 5 है तो आगे भी 5 है, आगे भी 5 है, जैसे यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और आगे तक 3 सदैव बना रहेगा। यानी जब दो रेखाएं चाहे तो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, चाहे तो निश्चित दूरी बना के चलेंगे। दो रेखाएं अगर एक समतल में आप रख दीजिए दो रेखाओं को, तो दो कंडीशन तैयार होगा, बस दो ही कंडीशन हो सकता है, चाहे तो वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, चाहे तो दोनों पैरेलल होंगी। जैसे एक समतल में मैं अगर एक रेखा ये ले रहा हूं संयोग से, और एक रेखा मान लीजिए कि मैं ये लिया हूं, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये रेखा जब आगे यहां तक बढ़ेगी और ये रेखा आएगी तो ऐसे कट जाएंगी। यानी एक समतल में जब भी दो रेखाएं लेंगे तो चाहे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी, और चाहे तो सभी हमेशा
समान दूरी बनाकर चलेगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सदैव बराबर बनाकर चलेगी, उसी को हम लोग पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा कहते हैं। पैरेलल लाइन का क्या होता है उदाहरण, जैसे जो रेलगाड़ी होती है, रेलगाड़ी की जो पटरी बनी है तो पटरियों के जो बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वो सदैव बराबर होती है। नहीं बराबर होगा तो रेलगाड़ी अपने पटरी से उतर सकती है। ठीक है, यानी समझ पा रहे होंगे कि समांतर रेखा का एग्जाम्पल क्या है। जैसे रेलगाड़ी की पटरी से ही समझा जा सकता है कि वो एक समांतर रेखाखंड का क्या है, रेखा का उदाहरण है। समांतर रेखा में क्या गुण है कि इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री पर काटने वाला जो ये डिस्टेंस है, ये सभी जगह बराबर होगा। एक सीढ़ी के आकार का जो बन रहा है, सीढ़ी के जो किनारे के जो हिस्से होते हैं वो सदैव वो पैरेलल होते हैं। जो ये बुक है, इस बुक का जो ये वाला किनारा है, इसको अनिश्चित लंबाई तक बढ़ाते जाइए, नीचे तक, ऊपर तक, और जो इधर वाला किनारा है इसको बढ़ाते जाइए। ये जो दोनों साइड हैं एक दूसरे के पैरेलल कहलाएंगे। मान लीजिए कि इस तरह का कोई मेज होगा, टेबल होगा, तो टेबल में जो इधर का जो इधर वाली जो रेखाखंड होगी और इधर वाली जो रेखाखंड होगी एक दूसरे के पैरेलल कहलाएगी। लेकिन जो ये वाली रेखाखंड है और जो इधर से रेखाखंड आ रही है, देखिए इस पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जो ये वाली रेखाखंड है और जो इधर से रेखाखंड जा रही है, देखिए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। यानी एक प्लेन में, एक समतल में अगर दो रेखाएं हैं तो चाहे तो वो प्रतिच्छेद करेंगी, चाहे तो वो समांतर रहेंगी। यानी उनके बीच का अंतर सदैव जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब जो लंबवत दूरी है वो सदैव बराबर रहता है। ठीक है, और वो हमेशा दूरी, उचित दूरी बनाकर चलती रहती है और कभी एक्सीडेंट उसका नहीं होता है। यानी जब दो रेखाओं के बीच में समान अंतर हो, एक प्लेन में दो रेखा बना दीजिए और उनके बीच अगर समान अंतर दिख रहा है तो उन्हीं को पैरेलल लाइन कहा जाता है। ठीक है, समांतर रेखा कहा जाता है। उसके बाद से अब सीखेंगे, अभी जस्ट पहले पढ़े हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि जब दो रेखाओं का एक्सीडेंट हो और एक्सीडेंट होने पर उनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई दे तो उन दोनों रेखाओं को परपेंडिकुलर रेखा कहेंगे। यानी जैसे देखिए कि ये एक रेखा या रेखाखंड है और जो ये इस पर दिखाई दे रहा है, देखिए ये 90 डिग्री का कोण इसको बना रहा है। 90 डिग्री के कोण बनाते हुए देखिए इसको काटा हुआ है। ठीक है, अगर इसको ध्यान देंगे तो देखिए ये भी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इसको कट कर दिया है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना के कट कर दिया, ये भी 90 डिग्री का कोण बना के कट कर दिया इसको। यानी जब दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता हुआ आपको दिखाई दे तो उन दोनों रेखाओं को लंबवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन का है, हाँ परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। ठीक है ना, लंबवत रेखा कहते हैं। देखिए पैरेलल लाइन में एक संकेत होता है, जैसे जो ये यल रेखा है यम के पैरेलल है तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए जो ये यल रेखा को लिखिए, ये पैरेलल का सिंबल हो गया और ये यम। यानी ऐसे देखते ही जब इस तरह का जब भी आपको साइन यानी चिन्ह दिखे तो आप समझ लीजिए कि इसके पहले और इसके बाद में जो लिखा हुआ है वो समांतर को दिखाएगा। इधर कुछ भी लिखा रहे, जैसे मान लीजिए कि CD लिख दिया जाए और इधर BC लिख दिया जाए, BC नहीं BA लिख दिया जाए सपोज करिए, तो यानी कोई CD रेखा है जो BA के समांतर है, BA रेखाखंड के समांतर है। ठीक है, रेखाखंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई निशान नहीं है तो उसको रेखाखंड ही समझेंगे। यहां पर देखिए तो यहां पर AB रेखाखंड ऊपर दिखाई दे रहा है, यह किसके पैरेलल होगा, PQ के पैरेलल होगा। या PQ के लिहाज से देखें तो PQ किसके पैरेलल होगा, तो PQ AB के पैरेलल होगा। यहां पर देखें तो यल रेखा यम के पैरेलल है, या यह ध्यान दें कि यम रेखा यल के पैरेलल होगी, समांतर होगी। जब यह इसके समांतर है तो ये इसके भी समांतर होगी। ठीक है, लंबवत रेखा को कैसे दिखाते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये AB रेखा है, जो नीचे वाली रेखा है, देखिए जैसे मान लीजिए कि एक रेखा हम ले लेते हैं, एक रेखा ले ले रहे हैं,
ठीक है, इन रेखाओं के शेप को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं हम। देखिए चलिए देखिए, यहाँ पर दो रेखाएं हैं, एक रेखा का नाम मैं यल दे दे रहा हूं और एक रेखा का नाम यम दे दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर सीधी खड़ी है इस पर रेखा, यानी 90 अंश पर क्या कर दी है इसको? 90 अंश पर प्रतिच्छेद कर दी है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर देती हैं तो उन दोनों रेखाओं को एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत माना जाता है, यानी यल परपेंडिकुलर यम, या यह कहें कि यम परपेंडिकुलर यल, ये परपेंडिकुलर का संकेत है। ठीक है ना। चलिए, परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत रेखा है, 90 डिग्री पर काटने वाली रेखा। आगे कौन सी रेखा हम पढ़ेंगे? अर्धक रेखा या समद्विभाजक रेखा, बाइसेक्टर लाइन। बाइसेक्टर लाइन किसे कहते हैं? देखिए, नाम से ही क्लियर है कि अगर कोई रेखा, कोई भी रेखा है, उसकी अनिश्चित लंबाई है और उसी रेखा को कोई एक ऐसी रेखा आए और उसमें एक्सीडेंट कर दे कि उस रेखा को दो बराबर टुकड़े में बांट दे। दो बराबर टुकड़े में बांटने का मतलब कि देखिए, ये वाली रेखा जो ये, इसका नाम हम दे दे रहे हैं कि ये ए बी रेखा, ए बी रेखा, और इसको हम नाम दे दे रहे हैं पी क्यू रेखा, पी क्यू रेखा। ए बी और पी क्यू एक दूसरे को कहां पर, मान लीजिए कि इसको हम दे दे रहे हैं पॉइंट ओ से नाम दे दे रहे हैं, इस ओ पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे रहे हैं। ए बी रेखा और पी क्यू रेखा एक दूसरे को पॉइंट ओ पर क्या कर दी हैं? इंटरसेक्ट कर दी हैं। और इंटरसेक्ट होने के बाद एक कंडीशन बन गई है। कंडीशन क्या बन गई है कि जब यहाँ से ये कट हो गया है, इंटरसेक्ट हो गया है, तो जो इधर का पार्ट बचा हुआ है, इधर का पार्ट जो ओ ए किरण दिख रही है इधर, और जो ये ओ बी दिख रहा है, ये दोनों आपस में बराबर हो जा रहा है। बराबर होने का मतलब कि दोनों का डिस्टेंस आपस में क्या हो गया? बराबर, यानी दोनों की लंबाई बराबर हो गई। यानी एक ऐसी रेखा जो किसी रेखा को एक्सीडेंट करके दो बराबर भाग में, दो टुकड़े में बांट देती है, दो बराबर टुकड़े में बांट देती है, दो समान टुकड़े में, नाम से ही क्लियर है। अर्धक रेखा यानी आधा आधा बांटना, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटना। जब कोई रेखा किसी रेखा को समान दो भागों में बांट देती है तो उसी को समद्विभाजक रेखा यानी बाइसेक्टर लाइन उससे कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? बाइसेक्टर लाइन उससे कहा जाता है, यानी किसी रेखा को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखाखंड को। यानी कहने का मतलब कि देखिए, ये एक रेखाखंड है, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, और कोई रेखा इधर से झूमती हुई आई और इसको ऐसा कट कर दी कि इधर 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा कट गया, इधर 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा कट गया। तो जो ये वाली रेखाखंड थी और जो ये रेखाखंड आकर इसको कट कर दी है, ये दोनों एक दूसरे की समद्विभाजक रेखा कहलाएंगे। एक दूसरे की नहीं, सॉरी, जो ये आकर उसको दो भागों में बांट रही है, इसको समद्विभाजक, यानी पी क्यू रेखा समद्विभाजक रेखा कहलाएगी। और इसका तो बराबर दो भाग बटा ही है। ठीक है ना। चलिए, अगली रेखा को हम लोग ध्यान देते हैं। अगली रेखा है लंबार्धक रेखा या लंब समद्विभाजक रेखा, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। बाइसेक्टर लाइन अभी हम लोग सीखे हैं कि बाइसेक्ट मतलब दो बराबर टुकड़े में बांट देना, और परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर काटना भी। तो देखिए, यहाँ पर ये इसको 90 डिग्री पर काट भी रहा है और इधर दो इक्वल पार्ट में इसको बांट भी रहा है। मान लीजिए कि ओ बिंदु पर काट रहा है, तो जो ओ ए लंबाई है, जो ओ ए रेखाखंड है, वो ये किसके बराबर हो जाएगा? ओ बी के बराबर हो जाएगा। और ये जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये 90 डिग्री पर हो रहा है। यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हों, जब दो रेखाखंड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हों और 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहे जाएंगे। और परपेंडिकुलर होते हुए एक और कार्य कर दे रहा है कि इस रेखाखंड को दो बराबर टुकड़े में बांट दे रहा है, तो इसलिए उसको
अर्धक और लंबार्धक, मतलब लंब भी है और अर्धक भी है, उसको लंबार्धक रेखा कह दे रहे हैं। यानी लंब भी हो, समान दो भागों में बांटे भी, एक ऐसी रेखा जो ये वाली रेखा है, इस रेखा को क्या कहेंगे हम लोग? लंब समद्विभाजक रेखा, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग क्या सीखने वाले हैं? संगामी रेखाएं। संग मतलब साथ साथ गमन करने वाली, यानी एक बिंदु से गमन करने वाली संगामी रेखाएं। यानी कहने का मतलब कि कई रेखाएं जब किसी एक ही बिंदु से होकर गुजर जाएं, कई रेखा का कहने का मतलब कि कम से कम दो रेखा या दो से अधिक रेखाएं, यानी दो या दो से अधिक रेखाएं अगर एक ही बिंदु से होकर गुजर जाती हैं या एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही हों, दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर अगर इंटरसेक्ट कर रही हों तो उस बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं। यानी संगामी बिंदु यानी संगमन बिंदु, एक जगह पर मिलने वाला बिंदु। और संगामी रेखाएं का मतलब कि एक जगह पर मिलने वाली रेखाओं को संगामी रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो रेखाखंड दिखाई दे रहा है, सॉरी रेखा दिखाई दे रही है, तो रेखा जो यल है, ये जो रेखा यम है और जो रेखा यन है, सभी की सभी किस पॉइंट पर मिल रही हैं? देखिए यहाँ वो पॉइंट से सभी की सभी होकर गुजर जा रही हैं। तो इन सभी रेखाओं को, यल को, यम को, यन को किस नाम से बुला सकते हैं? संगामी रेखाएं यानी कॉन्करेंट लाइंस के नाम से बुला सकते हैं। संगामी रेखाएं यानी कॉन्करेंट लाइन के नाम से बुला सकते हैं। और जिस बिंदु पर ये मिल रही हैं उस बिंदु को संगामी बिंदु कहा जाता है। जिस बिंदु पर ये मिल जाती हैं उस बिंदु को संगामी बिंदु कहा जाता है। ठीक है, संगामी बिंदु यानी कॉन्करेंट पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, यानी रेखा का जितना प्रकार हो सकता है सभी प्रकार मैं आपको पढ़ा दिया हूं। अब हम लोग इस जो चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण, कोण की अंग्रेजी यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। रेखा एवं कोण चैप्टर नंबर जो 6 हम लोग पढ़ रहे थे, तो जितनी तरह की रेखाएं हो सकती हैं सभी रेखाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रेखा का जितना प्रकार हो सकता है सभी प्रकार को हम इस वीडियो में, इस क्लास लेक्चर में समाप्त कर चुके हैं। अब अगले क्लास लेक्चर में मैं आपको कोण और कोण के प्रकार को सिखाऊंगा, तब जाके हमारा रेखा और कोण चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद से हम लोग एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा के जो जियोमेट्री यानी रेखा एवं कोण टॉपिक के जो प्रश्न होंगे, कठिन प्रश्न होंगे, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो यह अगर पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और अपने साथियों में शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।